गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हमारी जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो सेशन चल रहा था उसमें हमारी पॉलिटी की थर्ड क्लास है, जिसमें आज हम मूल अधिकार को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अनुसूचियों को डिस्कस करा था, आज हम मूल अधिकार को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, और आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक तो बने ही रहिए, लेकिन उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। चलिए, मूल अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण, मतलब वो अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य हैं, मतलब कंपलसरी हैं, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक, और जिन अधिकारों में जो हमारा राज्य है वो इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वे अधिकार जो होते हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। तो समझ में आया? एक बार फिर बताते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान तथा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक, तो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जब भारत का संविधान बना था तब 7 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए थे। ठीक, किंतु जब 44वें संवैधानिक संशोधन हुआ, एक 44वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन फिर जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कब हुआ? 1979 में हुआ। उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार था पहले वो मूल अधिकार के रूप में था, लेकिन फिर जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब? 1979 में, तब इस को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है, मतलब संपत्ति का अधिकार अब भी है लेकिन वो एक मूल अधिकार के से उसको हटा दिया गया। अब वो एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता है या मान्य है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो भाई 7 थे। अब वर्तमान समय में कितने हैं? तो 6 हैं। कौन सा संविधान जो मूल अधिकार था वो हटा दिया गया? तो वही जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया। कब हटाया गया? कौन से संविधान संशोधन में? तो 44वें संवैधानिक संशोधन में। कौन से सन में? 1979 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं कि वो जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। संपत्ति का अधिकार को तो हटा ही दिया गया, लेकिन अब कौन कौन से हैं मूल अधिकार? देखिए, इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 32 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकार हैं। याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि मूल अधिकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकार हैं। कौन कौन से मूल अधिकार हैं? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हैं। किस रूप में? जो मौलिक अधिकार थे उसके रूप में प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को। तो समझ आया? 14 से 32 तक आपके मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन सा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए अब 1 बाय 1 इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला है आपका समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए, जो पूरा जो मूल अधिकार था उसका अनुच्छेद 14 से 32 तक है, उसका जो है 14 से 32 तक है। लेकिन सिर्फ समानता के अधिकार किसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो समानता के अधिकार के बारे में बात जो की गई है वो की गई है आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब क्या क्या कहा गया है इसमें? तो समानता का अधिकार कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता सबको दी जाएगी। ये नहीं है किसी में एक डिफरेंसेस हो, ठीक है ना, वो डिफरेंसेस नहीं, समानता सबके कानून के समक्ष समानता सबको दी जा रही है। वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो कानून के समक्ष समानता। ठीक। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब धर्म के, नस्ल के, जाति के, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब इन सब चीज़ों से में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो भेदभाव करता है तो किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 15 के अंदर है। तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है अनुच्छेद 15 में। और कानून के समक्ष समानता किसमें? अनुच्छेद 14 में। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, राज्य के अधीन जो नौकरियों का अवसर है, समान अवसर है, उसमें अनुच्छेद 16 के बारे में बात की गई है। राज्य में नौकरियां निकली हुई हैं तो उस पर समान अवसर मिलेंगे, वो अनुच्छेद 16 में बात की गई है। तो क्योंकि इसमें समानता का अधिकार है तो हर चीज़ में आपको समान अधिकार मिल रहा है। कि ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक को किसी को कोई सा अधिकार मिल रहा है और किसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, मतलब डिफरेंसेस नहीं है, समान अधिकार मिल रहा है सबको। 17 सबसे इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध मतलब छुआछूत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध है। पूछ लिया जाएगा कि बताइए अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव का निषेध है। ठीक है। उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 में। ठीक। तो 16 में क्या है? राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 और उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कही गई है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध 15 में बात की। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर 16 में बात की गई है अनुच्छेद। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में की गई है, 16-17 इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में की गई है। ठीक है। तो समानता का अधिकार आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आया होगा, समझ में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा अच्छे तरह से नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। एग्जाम में बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए एक एक पॉइंट। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार खत्म हो गया, 14 से 18 तक था, इसको याद रखिएगा। अब स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार देख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। पूछ लिया जाएगा 19 से 22 तक कौन सा अनुच्छेद है, तो कौन सा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद में? तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब किसी के विचार रखने की या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, संविधान ने दे रखी है नागरिकों को। अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब अस्त्र शस्त्र रहित किसी में शांतिपूर्ण सम्मेलन, मतलब सम्मेलन की स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें कोई भी जो हथियार जो होते हैं अस्त्र शस्त्र, उसको उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता मिली गई है। समुदाय तथा संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, कोई भी समुदाय या संघ आप चला सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, भारत का संविधान देता है। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है उसके लिए। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जाकर निवास कर सकते हैं भारत के अंदर, कोई रुकावट नहीं है, इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कोई भी कारोबार को, कोई भी उपजीविका अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी कारोबार या कुछ भी कर सकता है चलाने के लिए, तो उससे कोई रुकावट नहीं है। तो ये सब स्वतंत्रता दी गई हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए स्वतंत्रता के अधिकार में।
तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है, भारत राज्य संघ में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता है, वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आ गया। समानता का अधिकार क्या था? समानता का अधिकार था 14 से 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से 24 तक है, याद रखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अब इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती उससे आप काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती उससे आप परिश्रम करवा रहे हैं, तो वो जो है वो उसका निषेध है। मतलब जबरदस्ती कोई काम न करवाना जो है वो निषेध है, श्रम निषेध है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर आपने उल्लंघन किया, किसी को जबरदस्ती काम करवाया, तो वो दंडनीय अपराध है, दंड मिलेगा इसके प्रति आपको। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। हाँ, लेकिन एक अपवाद भी है। देखिए जबरदस्ती तो आप श्रम नहीं करा सकते किसी से, वो जो है वो दंडनीय अपराध है, लेकिन एक अपवाद भी है। अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, कोई राज्य है वो अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या अपनी राज्य में कोई काम करवा रहे हैं जिससे आपको सभी को ही काम करना है, अनिवार्य श्रम की योजना, कोई योजना लागू करी गई है, तो उसमें सबको काम करना पड़ेगा मिलकर, वो अपवाद है, वो कोई ज़बरदस्ती का हिसाब नहीं है, क्योंकि वो पूरा राज्य ही सार्वजनिक उद्देश्य से कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपवाद है। लेकिन अगर वैसे कोई भी व्यक्ति किसी को जबरन काम करवाएगा, श्रम करवा रहा है, तो वो जो है दंडनीय अपराध है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से कोई काम करवा रहा है सबको, तो वो अपवाद है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन राज्य का भी एक, राज्य जो सार्वजनिक उद्देश्य से जो काम करवा रहा है नागरिकों को वहाँ के, लेकिन उसका भी एक जो उसका क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं करेगा राज्य भी। कोई धर्म है किसी व्यक्ति का, या फिर मूलवंश है, या जाति है, या वर्ण है, उस पर कोई, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है ना, समझ में आया? अब 23 में आपको ये बता दिया है कि जबरन काम नहीं कर सकता, अपवाद भी आपने देख लिया। अब देखिए 24 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम का निषेध। अभी तो जबरन काम कराने का निषेध था, अब है बाल श्रम का निषेध। ठीक है ना, बच्चों को जबरन काम नहीं कराना चाहिए। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम का नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखानों में या फिर कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम जिसमें रिस्क होता है, उसमें उनको नियुक्त, उसमें उनको काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है ना, इसका निषेध है, बाल श्रम का निषेध है अनुच्छेद 24 में। लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। ये भी अपवाद है कि बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो जोखिम भरा काम है या कारखानों में काम है, क्योंकि कारखानों में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, जो 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है उसके लिए क्या है, रिस्क है, उसके लिए ये चीज़ रिस्की हो सकती है। तो इसलिए बाल श्रम का निषेध कहा गया है 24 में। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। तो ठीक है, समझ में आया आपको? अभी तक कौन कौन सा अधिकार पढ़ लिए हमने? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, समानता का अधिकार पढ़ा और शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में था अनुच्छेद, और स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 के बीच में था। और जो श्रम का, जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार था, वो 23 और 24 में है। ठीक है, चलिए अब चौथा अधिकार पढ़ते हैं, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अब देखिए 25 से 28 के बीच में कौन कौन सा अधिकार है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, कोई भी धार्मिक मामला है उस पर प्रबंध करा जा रहा है, उसकी करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। 25 और 26 इंपॉर्टेंट थे। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अब अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय जो के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो करों की, मतलब जो टैक्स हैं उसकी स्वतंत्रता है, उसके लेने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 27 में कहा गया है। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण निषेध है। कोई राजकीय शिक्षण संस्थान है, उसमें अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उस पर निषेध है, सही है ना। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध है अनुच्छेद 28 में। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 25, 26 और 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ा दे रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है, और राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर निषेध है अनुच्छेद 28 में कहा गया है। तो समझ में आ गया बच्चों, समानता का अधिकार, शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। तो समझ आ गया। चलिए 5th अधिकार पर पढ़ते हैं। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है तो अनुच्छेद 29 और 30 लगा के आइएगा। अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पूछिए तो अनुच्छेद 29 और 30 लगा के आइएगा। 29 में कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है, ठीक। लिपि रखने का पूरा अधिकार है। अब अनुच्छेद 30 में देखिए, 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग में जो लोग आते हैं, माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, उस वर्ग में जो भी लोग आते हैं, जैसे कि सिख वगैरह होते हैं और मुस्लिम्स भी आते हैं और बहुत सारी जातियां आती हैं, तो जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनका जो शिक्षण, जो उनकी भाषा है या उनका धर्म है, तो वो अलग अलग होते हैं। तो उनको अपने धर्म, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो समझ में आया आपको 29 और 30 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। चलिए अब नेक्स्ट अधिकार पर चलते हैं, जो कि आखिरी अधिकार है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, इसे याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिकार है ये, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के, किसी भी पेपर को आप जीके को देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है, इसमें क्या कहा गया है, ये एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब जैसे कोई भी जितने भी अधिकार दे रखे हैं मौलिक अधिकार, अगर वो लागू नहीं हो रहे हैं तो इस अधिकार के थ्रू हम उन सारे अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। कहाँ पर जाके, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो इसके थ्रू हम बाकी सारे जो
अधिकार हैं उनको लागू करा सकते हैं, अगर लागू नहीं है तो। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाता है, क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए तो प्रस्तावना को कहा गया है। और पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे माना है, तो अनुच्छेद 32 को। तो 2 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए तो प्रस्तावना को लगा के आइएगा, और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो अनुच्छेद 32 को माना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने संविधान की आत्मा ही से माना है। और भारतीय संविधान की आत्मा सिर्फ पूछा जाए तो प्रस्तावना लगा कर आइएगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर हमारा जितना भी मौलिक अधिकार थे, एक एक पॉइंट पूरा हमने यहाँ डिस्कस कराया। इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने पढ़ लिया काफ़ी है। मौलिक अधिकार एक एक पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत अच्छे नोट्स हैं हमने कराए हैं आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी भी आने वाली जो यूज़फुल वीडियो हैं उसको वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा जितना भी बिहार शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट करा ही रहे हैं। ज्योग्राफी का कंप्लीट करा दिया है, पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जो भी हमारा हिस्ट्री है, या पहले हमारा जीके का कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हम हिंदी और जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।